वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप सभी एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और एडजेक्टिव के अंतर्गत आपने एडजेक्टिव का डेफिनेशन पढ़ लिया है। एडजेक्टिव के जो 10 काइंड्स होते हैं उन्हें भी आपने पढ़ लिया है। और पहला एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, जो प्रॉपर नाउन से बनता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। सेकंड एडजेक्टिव के रूप में आपने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। जो थर्ड एडजेक्टिव आपने पढ़ा था वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसके अंतर्गत लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आता है। आप ऑल, होल पढ़े हुए हैं, सम, एनी पढ़े हैं, मच पढ़े हैं। ऐसे ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ भी क्वांटिटी और नंबर दोनों के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ गए हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बारे में आपने पढ़ा था कि लिटिल जो है वह नेगेटिव क्वांटिटी को दर्शाता है, अ लिटिल उससे अधिक क्वांटिटी को दर्शाता है, सेंस में वह पॉजिटिव होता है। और द लिटिल भी थोड़े क्वांटिटी को दर्शाता है लेकिन डेफिनिट जो है सब। अच्छा, ठीक यही अंतर होता है फ्यू और फ्यू और द फ्यू में। फ्यू नेगेटिव होता है और अ फ्यू पॉजिटिव होता है, और जो है सब उसे हम द फ्यू कहते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर चल रहा था, जिसके अंतर्गत आपने मेनी, मेनी ए ग्रेट मेनी पढ़ा था। तो आप जानते हैं मेनी और ए ग्रेट मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, और मेनी ए के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। यही आप पढ़ रहे थे। अब आपको पढ़ना है आज के क्लास में सर्टेन एंड ए सर्टेन, डिफरेंस बिटवीन सर्टेन एंड ए सर्टेन। बार बार इससे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आइए सीखते हैं। सर्टेन का अर्थ होता है निश्चित। सर्टेन का हिंदी अर्थ होता है खास, और ए सर्टेन का अर्थ होता है कोई खास या कोई निश्चित। जो अंतर मेनी और मेनी ए में होता है वही सेम अंतर सर्टेन और ए सर्टेन में होता है। यानी सर्टेन के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होगा और सर्टेन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता है, जबकि मेनी के बाद नहीं आता। ये एक डिफरेंस है। सर्टेन जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट को भी दर्शाता है, जबकि मेनी नहीं दर्शाता। और सर्टेन के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। आइए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। डैश स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। डैश स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स है, कुछ खास विद्यार्थी मीटिंग अटेंड नहीं किए। ही स्पोक विथ डैश कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कौन सा नाउन है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वह निश्चित विश्वास के साथ, आत्मबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ बोला। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के चलते सर्टेन। डैश मैन वाज आस्किंग अबाउट यू एट द गेट। डैश मैन, मैन सिंगुलर फॉर्म में है और सर्टेन फील किया जाए वाज, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। आई एम डैश दैट ही विल सक्सीड। आई एम सर्टेन दैट ही विल सक्सीड। अब यहां आप जाने कि जो सर्टेन है वह कई बार श्योर के, सर्टेन कई बार श्योर के अर्थ में भी यूज होता है। डैश रूल्स मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। सर्टेन रूल्स मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो जहां नाउन प्लूरल हो वहां तो सर्टेन होगा ही। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में भी सर्टेन होगा, और कहीं कहीं सर्टेन श्योर के अर्थ में भी यूज होगा। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, आई एम सर्टेन दैट, यानी आई एम श्योर दैट ही विल सक्सीड। तो आपने सर्टेन और ए सर्टेन सीखा, और अब आगे के क्लास में आप पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। याद होगा आप सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े हुए थे, और जो डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करे उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। जो डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करे, यानी डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है संकेत करना, तो डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ हो जाएगा संकेतवाचक। तो यह संकेतवाचक विशेषण है।
संकेतवाचक विशेषण है, यह संकेत करने का काम करता है। सेम डेफिनेशन आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, बस अंतर यही होता है, आपको मैंने पहले भी समझाया है कि जैसे यहाँ ये दिस आया या यहाँ दैट आया या दीज आया या दोज आया या सच आया और इसके ठीक बाद में कोई नाउन आ गया तो यह एडजेक्टिव हो जाएगा, और नाउन नहीं आया तो वह दिस प्रोनाउन हो जाएगा। वैसे ही दीज के बाद, दैट के बाद, दोज के बाद, सच के बाद ठीक बाद नाउन आ गया तो इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, नाउन नहीं आया तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसके अंतर्गत 4 शब्द आते हैं, जनरली 4, लेकिन 5वां कुछ लोग सच भी पढ़ाते हैं, तो सच भी अगर कोई पढ़ाएं तो वह गलत नहीं है। सच भी सही होता है। आगे बढ़ते हुए, दिस दैट के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। दीज और दोज के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होता है, और वर्ब भी सिंपल सी बात है कि भैया दिस और दैट जो है वो एक को व्यक्त करता है, तो इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, यानी यह सिंगुलर नाउन के लिए ही आता है। दीज और दोज हमेशा मोर देन वन को डिनोट करते हैं, इसलिए ये हमेशा उस नाउन के लिए आते हैं जो अपने आप में प्लूरल हैं। सच एक ऐसा शब्द है, मैंने यहाँ नहीं लिखा, लिखने में छूट गया है। सच मतलब ऐसा होता है, इसका प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी। सच अ बुक, सच बुक्स, सच अ मैन, सच मैन, सच अ टीचर, सच टीचर्स। तो ये इशारा करने का काम करते हैं, सिंपल सी बात है। दिस बुक इज हर्स, यह पुस्तक उसकी है। अब जैसे ही हमने दिस लिखा, नाउन सिंगुलर दिया, लेकिन दीज तो नाउन प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल। वैसे ही दैट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, लेकिन जब दोज लिखे तो नाउन कैसा हो गया? प्लुरल हो गया, और वर्ब भी कैसा हो गया? प्लुरल हो गया। अब यहां एक खास बात, इसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन दिए जाते हैं, देख लेता हूं मेंशन्ड है कि नहीं। नहीं मेंशन्ड है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं यहां दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। माई फादर डजंट लाइक these टाइप्स ऑफ पर्सन। एसएससी इस प्रश्न को पूछा है कॉमन एरर के रूप में। क्या यहां कोई एरर है? आप कहेंगे एरर नहीं है, दिज टाइप्स है, चलेगा, लेकिन हमें इसे घेरना चाहिए। मेरे पिताजी इन तरहों के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। कितना पता लग रहा है? मेरे पिताजी इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, यानी बेहतर होगा दिस टाइप। तो कई बार सब सही होते हुए भी सेंस में गलत निकलने लगता है, हमें इसका भी ध्यान रखना होता है। यही बताने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, ऐसे स्ट्रिक में सारी बात आ गई है। अब है दिस एंड दीज सो प्रेजेंट टाइम। दिस और दीज प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करते हैं। वेयर एज जबकि, वेयर एज जबकि, दैट एंड दोज शो पास्ट टाइम। दैट और दोज से पास्ट टाइम का बोध होता है। दिस और दीज से प्रेजेंट टाइम का, अभी का बोध होता है। दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट, यह साल, यानी हम जिस साल की बात कर रहे हैं, यह साल महत्वपूर्ण है। दैट ईयर वॉज इंपॉर्टेंट, दैट ईयर वॉज इंपॉर्टेंट, वह साल महत्वपूर्ण था। दिज डेज आर डिफिकल्ट, ये दिन कठिन है। दोज डेज वर गोल्डन, वे दिन स्वर्णिम थे। तो दिस दैट दिस दोज टाइम को भी इंडिकेट और डेमोन्स्ट्रेट, डिनोट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण।
यह भी आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में, उसमें एवरी नहीं था, इसमें एवरी आ जाएगा। यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद जब नाउन लगा हो तब इन्हें हम एडजेक्टिव कहेंगे, नाउन नहीं लगा हो तब इन्हें हम प्रोनाउन कहेंगे। हाँ, एक अलग बात है कि प्रोनाउन में एवरी नहीं रहता है, रहता ही नहीं है। तो ये निम्नलिखित है, इज, एवरी, आइदर, नाइदर। फिर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस सिंगुलर नाउन, गौर करेंगे। ईच मतलब प्रत्येक, तो मन कहता है कि ईच के बाद नाउन सिंगुलर दे दो। अब सॉरी वो तो रूल बोला गया। मन कहता है कि प्रत्येक माने बहुत है ना, इसलिए प्लुरल दे दो, लेकिन नहीं। वैसे ही एवरी, एवरी सेंस ज्यादा का दे रहा होता है। आइदर, नाइदर ये भी दो के लिए यूज होने वाले शब्द हैं, लेकिन ध्यान रहे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, और इनके लिए जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वह भी सिंगुलर होगा। या तो हिज होगा, नहीं तो हर होगा, वो भी सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क। यह सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है, कई जगह मिस्टेक्स हैं, आप ट्रिक से सुधार सकते हैं, इसको अपने से सुधार सकते हैं। ईच स्टूडेंट नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर। कई स्टूडेंट होमवर्क को अलग अलग कर देते हैं, मत करिए अलग अलग, एक साथ लिखिए होमवर्क। एवरी गर्ल्स वर ओबीडियंट टू देयर टीचर, तो एवरी गर्ल्स सेंटेंस गलत, आपको सुधारना चाहिए। क्या होगा, मन में सुधारे मेरे साथ साथ। एवरी गर्ल वॉज ओबीडियंट टू हर टीचर। Either roads lead to Patna. Either road, अब लीड तो प्लूरल वर्ब हो गया, वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो मेन वर्ब में एस लगाइए, सिंगुलर बनेगा। आइदर रोड लीड्स टू पटना। Neither employees have arrived yet. दोनों में से कोई कर्मचारी अभी तक नहीं आया है, तो नाइदर एम्प्लॉय हैज अराइव्ड येट। येट का हिंदी अर्थ अभी तक होता है, इसके बदले में हम सो फार, अप टू नाउ, बाई नाउ या इवन नाउ का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये सभी शब्द नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, नाइदर लगने के चलते यह नेगेटिव हो चुका है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। ईच और एवरी में क्या अंतर होता है, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे ईच और एवरी को, आइए सीखते हैं। ईच इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू। ईच का प्रयोग हम दो के लिए भी करते हैं, दो से अधिक के लिए भी करते हैं। वेयर एज एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, नॉट फॉर टू। ईच ऑलराउंडर है, ईच का प्रयोग दो के लिए करिए तब भी सही, दो से अधिक के लिए करिए तब भी सही। एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए ही होगा, दो के लिए कभी नहीं। बस यही सावधानी आपको रखनी होगी। आई आस्क्ड हिम टू क्वेश्चंस, दैट क्वेश्चन वाज बियॉन्ड हिज सिलेबस। यहां फुल स्टॉप है। दैट क्वेश्चन, हमने क्वेश्चंस कितने पूछे थे, दो, तो अब हम एवरी भर ही नहीं सकते, हमें यहां ईच भरना होगा। I asked him 10 questions. That question was from his syllabus. तो यहां प्रश्न कितने पूछे थे, 10, तो ईच भर लें तब भी सही,
एवरी भर लें तब भी सही, नाउन लेकिन सिंगुलर ही होगा। द ऑफिसर हैज ओनली 2 बॉडीगार्ड्स, ऑफिसर के पास सिर्फ 2 बॉडीगार्ड्स हैं। डैश बॉडीगार्ड इज ऑलवेज अलर्ट, बॉडीगार्ड 2 हैं और दोनों हमेशा अलर्ट रहते हैं। संख्या 2 है इसलिए सिर्फ ईच भरा जाए। ही हैज सेवरल बॉडीगार्ड्स, डैश बॉडीगार्ड इज ट्रेंड, और प्रत्येक बॉडीगार्ड जो है ट्रेंड है या सभी बॉडीगार्ड ट्रेंड हैं। तो जब संख्या 2 हो तब ईच भरें, 2 से अधिक हो तो ईच भी भर सकते हैं, एवरी भी भर सकते हैं। दूसरा अंतर देखिए, ईच इज यूज्ड एज बोथ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव वेयर एज एवरी इज यूज्ड ओनली एज एन एडजेक्टिव। हिंदी में कहें तो ईच का प्रयोग प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव दोनों रूपों में करते हैं, जबकि एवरी का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, प्रोनाउन के रूप में कभी नहीं। ईच गर्ल्स हैज अ बैग, सेंटेंस गलत है, हमें लिखना होगा ईच गर्ल हैज अ बैग, ईच के बाद नाउन सिंगुलर ही होगा। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ बैग, अब देखो यहां शायद टाइप मिस्टेक था लेकिन मैंने सुधार दिया, यहां ईच एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके बाद गर्ल क्या है? नाउन है। यहां ईच एडजेक्टिव नहीं है, यहां ईच प्रोनाउन है, क्योंकि यहां ऑफ शब्द जो है यह एक प्रेपोजिशन है। तो नाउन आएगा तो एडजेक्टिव बना देगा, नाउन नहीं आएगा प्रोनाउन बना देगा। एवरी मैन इज इनोसेंट, एवरी के बाद मैन का आना इसे एडजेक्टिव बना दिया, लेकिन एवरी ऑफ द मैन इज इनोसेंट ऐसा लिख ही नहीं सकते, अंग्रेजी हमें ऐसी इजाजत नहीं देता। क्यों? क्यों? ईच में तो मिल गया, एवरी में नहीं मिला। भाई एवरी जो है वह सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है, बिना नाउन के एवरी का प्रयोग नहीं होता, जबकि ईच का प्रयोग नाउन के साथ भी होता है और बिना नाउन के भी होता है। ईच का प्रयोग नाउन के साथ भी होता है, बिना नाउन के भी होता है, लेकिन एवरी का प्रयोग नाउन के साथ ही होता है, बिना नाउन के कभी नहीं होता, इसलिए यह कभी प्रोनाउन का काम नहीं कर सकता। तो यह सेंटेंस गलत है। हम इसे 2 तरीके से सुधारेंगे। हम लिखेंगे ईच ऑफ द मैन इज इनोसेंट, इनोसेंट का अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम गिल्टी होगा। अब हम चाहें या हम आपको बता दें, याद करिए ट्रिक, कि जहां भी एवरी के बाद ऑफ लगा हो आप चाहें तो एवरी को एवरी वन में बदल देंगे और वह सेंटेंस सही हो जाएगा। एवरी वन ऑफ द मैन इज इनोसेंट, एवरी के बाद ऑफ दिखाई पड़े, सेंटेंस को काट दीजिए। एवरी के बाद ऑफ दिखाई पड़े, सेंटेंस को काट दीजिए। हाँ, ईच हर परिस्थिति में सही रहता है। ईच एंड एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन 2, इट हैज एन एम्फेटिक सेंस। कई बार हम देखते हैं कि एक ही साथ ईच एंड एवरी दोनों लगा है। जब हमें अपनी बात को एम्फेटिक सेंस में कहनी हो, जब हम किसी बात को जोर डालते हुए कहना चाहते हो, यानी कोई अपवाद नहीं, हर एक बिना अपवाद के, तब हम एक साथ ईच एंड एवरी का यूज करेंगे, वह सही होगा। अब यहां भी हम 2 बिंदुओं पर ध्यान देंगे कि जब ईच एंड एवरी हम एक साथ यूज करेंगे तो भी इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा। इन 3 बातों पर ध्यान देंगे हम। तो ईच एंड एवरी पर एग्जाम्पल ले लीजिए। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ एपेक्स इंस्टीट्यूट इज इंटेलिजेंट, तो आप देखिए यहां स्टूडेंट नाउन सिंगुलर है और इसके लिए आने वाला वर्ब भी कैसा है? सिंगुलर है, सेंटेंस सही है। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज ऑनेस्ट, तो यहाँ नाउन सिंगुलर है, इसके लिए आने वाला वर्ब भी सिंगुलर है, तो यह सेंटेंस सही है। यानी ऐसा उसके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है जो ऑनेस्ट ना हो। एपेक्स इंस्टीट्यूट का ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो इंटेलिजेंट ना हो।
तो ये बताता है ना कि देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट, इसका कोई अपवाद नहीं है। जब हमें जोरदार तरीके से कहना हो, हम अपवाद रहित बना देना चाहते हो, तो ईच एंड एवरी को एक साथ यूज करें, बिल्कुल सही होगा। अब आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो प्रश्न पूछने का काम करे। जो प्रश्न पूछने का काम करे, द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू फॉर्म अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वह विशेषण जो प्रश्न बनाने का काम करे, उसे हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जो प्रश्न बनाने का काम करे, उसे हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द तीन हैं, विच, व्हाट एंड हुज। विच मीन्स कौन सा या कौन सी, व्हाट मीन्स कौन सा या क्या, क्या सा अलग जाके बाद में जुड़ जाता है, हुज किसका या किसकी। एग्जाम्पल्स, विच बुक इज योर्स, कौन सी पुस्तक तुम्हारी है। हुज पेन इज दिस, किसकी कलम है यह। व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है। सब में देखिए तुरंत बाद नाउन आ रहा है। व्हाट कलर डू यू लाइक, आप कौन सा रंग पसंद करते हैं। व्हाट के बाद देखिए नाउन आया हुआ है। विच स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, आज कौन सा विद्यार्थी अनुपस्थित है। तो जनरली स्पीकिंग में और हिंदी ट्रांसलेशन को इंग्लिश में बदलने में इसका खूब इस्तेमाल होता है। कॉमन एरर, इससे ना के बराबर पूछे जाते हैं। फिलर्स भी इससे ना के बराबर ही पूछे जाते हैं, केवल एक सेंस के लिए हिंदी समझ में आए, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। कई बार पढ़े आप, पजेसिव केस में भी आपने पजेसिव पढ़ा, पजेसिव प्रोनाउन में भी आपने पजेसिव पढ़ा, अब पजेसिव एडजेक्टिव में भी आप पजेसिव पढ़ने जा रहे हैं। यह रूट वर्ड पजेस से बना है, POSSESS। पजेस का अर्थ होता है अधिकार में लेना, किसी चीज के ऊपर अपना पकड़ बनाना, अपना कब्जा बना लेना। नेगेटिव सेंटेंस में इसे हथिया लेना भी कहते हैं। पजेस का नाउन बनाते हैं तो पजेशन होता है, और एडजेक्टिव बनाते हैं तो पजेसिव हो जाता है। तो यह किसको दर्शाता है, दो चीजों को। यह ओनरशिप या पजेशन यानी स्वामित्व को दर्शाता है, मालिकाना हक को यह दर्शाता है, और यह संबंध को दर्शाता है। जो संबंध या अधिकार को व्यक्त करने का काम करे, उसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें आने वाले शब्द निश्चित होते हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये फिक्स्ड होते हैं। ये इतने ही शब्द इसमें आते हैं। एग्जाम्पल्स आप जानते हैं कि माई का हिंदी अर्थ मेरा, मेरी होगा। आवर का हिंदी अर्थ हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की होगा। योर का हिंदी अर्थ तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों का, तुम लोगों की होगा। हिज का अर्थ उसका, उसकी होगा। हर का अर्थ उसका, उसकी होगा। इट्स का अर्थ इसका, इसकी होगा। और देयर का अर्थ उन लोगों का या उन लोगों की होगा। अब यहाँ कुछ लोग हंस रहे होंगे कि सर हर का अर्थ उसका बोल रहे हैं। जानते हैं, एक बार पढ़ा रहे थे तो ऐसे ही एक स्टूडेंट ने कहा, सर हर मीन्स उसका। हम बोले हाँ क्यों नहीं, तो नहीं सर, हर मीन्स उसकी होना चाहिए। कहीं आपको भी ऐसा लगता हो तो चर्चा जरूरी थी। हर मीन्स उसका भी होता है। अगर नहीं होता है तो आप बताइए कि आपको बोलना हो कि वह उसका पति है, वह उसका पति है, तो वह पति किसी पुरुष का है, किसी स्त्री का ही न है। तो आप कहाँ बोलते हैं वह उसकी पति है, आप तो बोलते हैं वह उसका पति है। और फिर दूसरे तरफ देखिए, वह उसकी पत्नी है, तो वह उसकी पत्नी है तो किसी स्त्री की पत्नी तो नहीं है, किसी पुरुष की पत्नी है। तो इसलिए यह उसका, उसकी जो है ना, दोनों के लिए ये बाद वाले शब्द के जेंडर पे डिपेंड करता है कि उसका होगा कि उसकी होगा। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, कॉन्फाइनमेंट नहीं है कि यह पुरुष जाति और स्त्री जाति को ही व्यक्त करता है, यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो ही इज माई रिलेटिव, वह मेरा रिश्तेदार है। शी इज आर एम्प्लॉई, वह हम लोगों की कर्मचारी है।
इज ही योर टीचर? क्या वे, जब ही आदर सूचक हो तब इसका हिंदी वे हो जाता है। क्या वे आपके शिक्षक हैं? क्या वे तुम्हारे शिक्षक हैं? यानी अर्थ के आधार पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने अभी कहा आपसे। अब एक चीज बहुत खास है कि हिंदी या अंग्रेजी में स्वामित्व, मालिकाना को व्यक्त करने के लिए हमें अपना अपने अपनी बोलना पड़ता है। तो एक सेंस है ना कि जब अपना लिखना हो तो हम लोग ओन लिख देते हैं, OWN। जी नहीं, बचिएगा इससे, जल्दबाजी में ओन न लिखें, बिल्कुल बचे इससे। OWN, ओन एम्फेटिक सेंस रखता है, उसका प्रयोग अलग है, आगे मिलने वाला है। अब अपना का जो सामान्य अंग्रेजी होता है वह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। अगर आप आई के साथ अपना लिखने वाले हैं, मैं के साथ अपना लगा है तो माई लिख लें। हम लोग के साथ अपना लगा है तो उस अपना का इंग्लिश आवर लिखें। तुम लोग, आप या आप लोग, आप सब के साथ अपना लगा है तो आप योर लिख लें। ही के साथ अपना तो हिज लिख लें। शी के साथ अपना तो आप हर लिख लें। यानी यह जो अपना, अपने, अपनी का अंग्रेजी होता है वह हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, जो कि यहां आपके सामने स्पष्ट किया गया है। ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा है। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। दे आर डूइंग देयर वर्क, वे लोग अपना काम कर रहे हैं। द फार्मर्स आर इरिगेटिंग देयर फील्ड्स, किसान अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं। तो जब भी अपना, अपने, अपनी का अंग्रेजी लिखना हो तो सब्जेक्ट देख करके आप अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी लिख लें। हाँ, यदि नाउन की बात हो तो आप नाउन से डिसाइड करें। मेल सिंगुलर को डिनोट करने वाला नाउन ही होता है अपने आप में, जैसे द बॉय, द फार्मर, इनके लिए आप हिज लिख लें। द बॉयज, द फार्मर्स तो आप देयर लिख लें। द गर्ल तो आप हर लिख लें। द गर्ल्स तो आप देयर ही लिखें। यानी कोई भी नाउन जब प्लुरल फॉर्म में होगा तो उसका अपना देयर ही होगा, THEIR। और कोई भी नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो उसकी जाति देख लें, तब डिसाइड कर लें कि अपना का इंग्लिश क्या होगा। वो या तो हिज होगा, नहीं तो हर होगा। और नॉन लिविंग के लिए इट्स होता है। नेक्स्ट है एम्फेटिक एजेक्टिव, या इसी को हम कहते हैं एम्फसाइजिंग एजेक्टिव। एम्फेटिक एजेक्टिव और एम्फसाइजिंग एजेक्टिव, इनका अर्थ होता है जोरदार वाचक विशेषण, यानी ये जोर डालने का काम करते हैं। जोरदार वाचक विशेषण इन्हें कहा जाता है। तो एन एम्फेटिक एजेक्टिव इज एन एजेक्टिव यूज टू ले स्पेशल स्ट्रेस और एम्फेसिस ऑन ए नाउन। इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए। द एजेक्टिव विच इज यूज टू ले एम्फेसिस, द एजेक्टिव विच लेज एम्फेसिस ऑन ए नाउन इज कॉल्ड एम्फेटिक एजेक्टिव। वह विशेषण जो किसी नाउन पर जोर डालने का काम करे उसे जोरदार वाचक विशेषण कहते हैं। ये तीन हैं नॉर्मली। एक होता है द वेरी, दूसरा होता है द सेम, और तीसरा होता है ओन। द वेरी का हिंदी अर्थ होता है ठीक वही, इसका अर्थ होता है ठीक वैसा ही। कभी कभी तो इसका भी अर्थ ठीक वही हो जाता है। और ओन का हिंदी अर्थ होता है अपना। अच्छा, ओन का यूज कहां करें, तो मैंने यहां ट्रिक बता दिया है, देखो। ओन शब्द कभी भी अकेले नहीं आता है, अपने पहले एक डिटर्मिनल आता है, यह पॉजेसिव एडजेक्टिव एक लेकर के आता है। ओन कहीं अकेले यूज नहीं होता है। माई ओन, हिज ओन, हर ओन, योर ओन, इस तरह से यह शब्द लेके ही आएगा। जब भी आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव लेगा और जोरदार बनाएगा। क्या? तो दिस इज माई ओन कार, यह मेरी अपनी कार है। यह मेरी अपनी कार है। अगर यह मेरी कार है तो दिस इज माई कार, यह मेरी
अपनी कार है तो दिस इज माई ओन कार, ये एम्फेटिक सेंस रखता है, यहां एम्फसिस का बोध हो रहा है। दैट वॉज हर ओन बंगलो, दैट वॉज हर ओन बंगलो, वह उसका अपना बंगलो था, यानी किसी और का नहीं, उसका अपना। तो यह जोर डालने का काम करता है। ओन अपना के अर्थ में आता है, अपने पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव रखता है, अब द वेरी और तब सेम। एग्जाम्पल्स, दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, यह ठीक वही किताब है जिसे मैं चाहता था। यह ठीक वही किताब है जिसे, यहां भी रिलेटिव प्रोनाउन लुप्त किया गया है, एलिप्सिस का यूज देखने को मिल रहा है, यहां दैट लगना चाहिए, लेकिन मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ाया हूं कि हम रिलेटिव प्रोनाउन गायब कर सकते हैं। गिव मी द बुक यू हैव, किताब जो तुम्हारे पास है मुझे दो, तो यहां पर दैट साइलेंट हो गया, वैसे ही यहां भी दैट साइलेंट है। सी इज द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, ठीक वही लड़की है, वह वही पर्सन है जिसे मैं खोज रहा था। यूज ऑफ सेम या यूज ऑफ द सेम है तो बेसिकली सेम ही, लेकिन जब यूज होता है तब यह द सेम हो जाता है। यहां एक अंतर सीखें, केवल वेरी एडवर्ब है, एडजेक्टिव के पहले आएगा, इसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ही इज अ वेरी टॉल मैन, शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो वेरी शब्द के ठीक बाद एडजेक्टिव ही आएगा, यह तय है, लेकिन द वेरी के बाद एडजेक्टिव आएगा ही नहीं, यह भी तय है। द वेरी के ठीक बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि द वेरी जो होता है वह एडजेक्टिव का काम करता है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन, और एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। तो वी स्टडीड इन द सेम स्कूल, हम लोग एक ही स्कूल में, यानी यहां पर यह ही का अर्थ रख रहा है, एक ही या सेम माने वैसा ही, ठीक वही। ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक, ठीक वही गलती, ठीक वैसी ही गलती वह दोहराया। दे आर लिविंग इन द सेम हाउस, वे लोग एक ही घर में रहते हैं। तो इस तरह से द सेम का आप अर्थ निकालेंगे, एक ही करके, या ठीक वही करके, या ठीक वैसा ही करके। अब लास्ट एडजेक्टिव है 10 नंबर, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अच्छा, यह जो एक्सक्लेमेटरी शब्द है यह किस शब्द से बना है? यह अंग्रेजी के एक्सक्लेम शब्द से बना है, EXCLAIM, जो कि वर्ब होता है। एक्सक्लेम का अर्थ होता है आश्चर्य करना, विस्मय करना। तो जो हमें विस्मय में डाल दे, जो हमें आश्चर्य में डाल दे, उसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। द एडजेक्टिव व्हिच शोज एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। वह विशेषण जो विस्मय को व्यक्त करता है उसे हम विस्मयादि बोधक विशेषण कहते हैं। अब इसमें दो शब्द आते हैं, व्हाट एंड सच। इसके अंतर्गत दो शब्द आते हैं, व्हाट एंड सच। व्हाट ए गर्ल शी इज, कैसी लड़की है वह। व्हाट ए गर्ल शी इज, कैसी लड़की है वह, यानी भाई सामान्य से कुछ अलग है। व्हाट ए गर्ल शी इज, व्हाट ए मैन ही वॉज, गजब का आदमी था वह। व्हाट ए हाउस इट इज, और गजब का घर है यह। यानी ये कुछ आश्चर्य, कुछ विस्मय में डालने वाला सेंस लेकर के आएगा आपके सामने। व्हाट ए बॉय ही इज, सच ए मैन एंड हिज रिलेटिव, ऐसा व्यक्ति और उसका रिश्तेदार। सच अ बॉय एंड योर फियोन्स, ऐसा लड़का और तुम्हारा मंगेतर, यानी कुछ विस्मय, कुछ आश्चर्य। तो इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेम करने का काम करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सामान्य तौर पर ये चीजें नहीं पूछी जाती, नॉलेज के लिए पढ़ना है इन्हें, स्पीकिंग में खूब इस्तेमाल होता है। अब आज के क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो एडजेक्टिव का ही एक ब्रांच है डिग्री, और तब हम डिग्री की पढ़ाई करेंगे। एडजेक्टिव यहीं पे कंप्लीट हो जाता है,
फिर हम लोग डिग्री पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव कंप्लीट हुआ, आप बार बार वीडियोस को देखें और सारे असाइनमेंट बनाएं, असाइनमेंट के आंसर को मैच कराएं और वीडियोस को देख करके हर चीज़ क्लियर करें। कहीं डाउट रह जाए, ऐसा लगे कि डाउट है, तो ऐप में मैसेज की व्यवस्था है, आप चैट में मैसेज लिखें, मैं खुद उस मैसेज को पढ़ूंगा और उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको, आपसे बात करूंगा, या उस पर ज़रूरी होगा तो मैं क्लास कंडक्ट करूंगा लाइव। तो विद दैट टुडेज क्लास इज ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।